हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम प्रदीप है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि उससे मुझे ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे सीधा घटना शेयर करता हूँ। मैं आपसे ये बता दूं कि अभी मेरी उम्र तकरीबन 28 साल है और जिस वक्त की ये घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ तब मैं बस 13 साल का था। उस टाइम पर गर्मियों का मौसम चल रहा था। जितना मुझे अच्छे से याद आ रहा है मैं उतना अच्छे से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त दोपहर के समय में बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे और बस ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से टाइम स्पेंड हो जाए। अब हम थोड़ी देर वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे कि उसके बाद मेरा वो जो दोस्त था उसका एक बड़ा भाई था जो कि लगभग था हमारी एज का ही, लेकिन उम्र में 2 साल बड़ा था। वो दरअसल वहाँ पर आया और हमने उससे कुछ कहा कि यार कुछ तो बता, हम करे तो करे क्या। तो उसने बताया कि तुम्हें पता है नीचे पहाड़ी वाली साइड में नदी के किनारे पर कई सारी औरतें काली पूजा करने आती हैं। अगर तुम चाहो तो उस जगह पर जाकर थोड़े मजे ले सकते हो। उसका ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन अगर आप एक 13 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये एक काफी मजेदार चीज थी। अब हमें उस जगह के बारे में सोच के ही काफी अच्छा सा लग रहा था कि वहां पर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, और इसीलिए हम दोनों वहां पर जाने के लिए रेडी हो गए। उसके भाई ने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन जो औरतें शैतान की पूजा वहां पर करती हैं वो रात के समय ही वहां पर आती हैं, इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना होगा। अब जिस जगह की उसने हमें बात बताई थी, पहाड़ी के नीचे वाले एरिया की, तो वहां पर आसपास में कोई भी ज्यादा लोग नहीं रहते थे। मेरे ख्याल से बस 3 से 4 मकान ही वहां पर थे और उनके आसपास में काफी दूर तक खेत ही खेत थे। तो मुझे इस बात की एक्सपेक्टेशंस काफी कम थी कि वहां पर कुछ खास देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम खाली थे तो हमें वो भी मंजूर था। अब मैं आपको बता दूं कि वो जिस पहाड़ी के नीचे की बात हो रही थी उस पहाड़ी का वैसे तो एग्जैक्टली नाम मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन हम सब लोग उसे नीलिमा की पहाड़ी कहते थे। अब हम उस पहाड़ी की साइड ही जा रहे थे। अब क्योंकि शहर में ये बातें काफी अच्छे तरीके से पॉपुलर थी कि उस जगह पर लोग शैतान की पूजा करने के लिए आते हैं। हमें इस बारे में बस यही ख्याल था कि शायद कुछ लोग वहां पर नशे करने के लिए जाते होंगे और शायद इसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर ऐसा रूप दिया होगा, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा शायद वहां पर जानवरों और यहाँ तक कि इंसानों की भी बलि दी जाती है। हमारा प्लान था कि हम लोग उस घाटी में थोड़ा नीचे जाएंगे जहां से नदी बहती है और वहां पर कुछ जगहों पर घूमेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो इसलिए अंधेरा जल्दी नहीं होने वाला था। अब हम जैसे ही घाटी के ऊपर वाली साइड में पहुंचे, हमें तभी से ही वहां पर अजीब सी स्मेल आने लगी और उस स्मेल को सूंघते के साथ ही मैं बता सकता हूँ कि वो किसी मरे हुए हिरन की स्मेल थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये बहुत ही आम बात थी। हिरन की स्मेल को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानता था, लेकिन मुझे उस टाइम पर ये समझ नहीं आ रहा था कि वो स्मेल आ कहाँ से रही है। इस बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा उस घाटी के बारे में बता देता हूँ। दरअसल वो घाटी काफी ज्यादा घुमावदार है। मतलब अगर ऊपर से नीचे नदी की साइड जाना होगा तो आपको काफी ज्यादा घुमावदार रास्ते पे चलना होगा, तब आप जाकर नीचे पहुंचोगे। और अभी हम उसी घुमावदार रास्ते के ऊपरी हिस्से पे थे जहां पर हमें वो बदबू आ रही थी। आखिरकार जब हम वहां पर उस रास्ते से थोड़ा घूमते हुए और नीचे की तरफ आए, तब जाकर हमें एक हिरन दिखाई दिया और उस हिरन की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। उस हिरन के हाथ और पैरों को तोड़ दिया गया था और उसकी गर्दन से एक रस्सी बंधी हुई थी। पहले तो हम दोनों का ही ध्यान सिर्फ उस हिरन की लाश पे ही गया, लेकिन तभी हमारी नजर आसपास में और गई तो हम लोगों के होश उड़े के उड़े रह गए। हमने देखा कि वहां पर सिर्फ वो हिरन नहीं बल्कि कई सारे जानवरों की लाश पड़ी हुई थी। कई सारी बिल्लियां,
कई सारी गिलहरियां और एक चीज जो वहां पे सबसे बड़ी हमें दिख रही थी वो था एक बड़े से कुत्ते की लाश, जो कि देखने में हमें बहुत ज्यादा भयानक सी लग रही थी। वहां पर ऐसी भी कई चीजें पड़ी थी जिनका उस जगह पर होने का कोई सेंस नहीं था, जैसे कि एक पुरानी डीवीडी कैसेट सीडी, कुछ अजीब से कपड़े, कुछ चाकू और भी काफी अजीब सा सामान। अब आपको शायद लग रहा होगा कि इतना कुछ देखने के बाद हम लोगों को वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन शायद यह हमारे बचपने की ही गलती। सब देखने के बावजूद भी वापस नहीं गए और ज्यादा नीचे की ओर जाने लगे। अब इस पॉइंट पर जब हम नीचे जा रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा कि कोई तो है जो कि हमें घूर रहा है, लेकिन कौन? उस जगह पर हमारे अलावा कोई भी नहीं हो सकता था। अब हम लोग जैसे तैसे करके सबसे नीचे आ चुके थे और वहां पर जो चीज हमारे सामने थी वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। दरअसल हमारे सामने ही एक कट्टे जैसी चीज को ढका हुआ था और उसमें से बहुत ही ज्यादा सड़ी हुई बदबू आ रही थी। इतनी गंदी बदबू कि समझ लीजिए मुझे और मेरे दोस्त को बस उल्टी होने ही वाली थी, लेकिन हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला। जैसे ही हमने उसमें से एक कट्टे को हटाया, हम दोनों एकदम शॉक्ड रह गए। हम दोनों ही कुछ नहीं बोल पा रहे थे, बस चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे और उसके चेहरे का डर मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो दरअसल एक इंसान की सड़ी हुई लाश थी जो कि वहां पर पड़ी हुई थी और आधे से ज्यादा बहुत बुरी तरीके से डीके हो चुकी थी। उस टाइम पर तो मैं आपको क्या ही बताऊं, हमें इतना ज्यादा वो लग रहा था कि कोई है जो कि हमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से देख रहा है। मैं उससे कुछ बोलता इससे पहले ही उसने मुझसे कह दिया मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतना बहुत था कि हम लोग वहां से वापस भाग जाएं और हम दोनों ही पूरी स्पीड में वापस से ऊपर की ओर चढ़ने लगे और ऊपर चढ़ते चढ़ते ही नीचे घाटी की दूसरी साइड में नजर गई तो वहां पे ऐसे ही कम से कम 4 या 5 और कट्टे पड़े हुए थे जो कि किसी चीज को ढके हुए थे, और वो चीज क्या थी ये बताने की तो मुझे आपको जरूरत है नहीं। मैं आगे आगे भाग कर ऊपर जा रहा था, मैं बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था कि तभी मुझे पीछे से मेरे दोस्त की चीख सुनाई दी जो कि मुझसे रुकने के लिए कहता है। मैं रुक तो गया, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वापस पलट के पीछे देख सकूं। लेकिन फिर वो मेरे पास भाग कर आया और मेरे कंधे से मुझे घुमा कर बोला उस तरफ देखो। और यकीन मानिए उस तरफ जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की रूह कांप गई। हम दोनों ने देखा कि घाटी के दूसरी साइड जो नदी के दूसरा किनारा था वहां पर जो एक छोटी सी पहाड़ी थी जो कि लगभग 30-40 फीट की ऊंचाई पे रही होगी। उस छोटी सी पहाड़ी सी के ऊपर एक औरत खड़ी हुई थी। एक औरत शादी का जूड़ा पहने हुए गांव से लगभग अच्छी खासी दूरी पर एकदम सुनसान एरिया में जहां पर सिर्फ खेत हो और एक ऐसी जगह हो जो कि शैतानी गतिविधियों के लिए जानी जाती हो, उस जगह पर एक शादी का जूड़ा पहने हुए औरत क्या कर रही होगी। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो औरत बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, बस उसी जगह पर खड़ी हुई थी और उसकी नजर सिर्फ हम पर थी। उसकी गर्दन जरा सी भी नहीं हिल रही थी। उस जगह पर कोई गाड़ी वाड़ी आने का रास्ता नहीं था, सिर्फ वही एक रास्ता था जिससे कि हम अभी अभी आए थे। तो वहां पर उस औरत के होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी पहाड़ी के बिल्कुल दूसरी साइड। हम बस वहां से बहुत दूर भाग कर गए और एक बार मुड़कर पीछे देखे कि क्या वो अब भी वही है, और यकीन मानिए वो उस जगह पर तब तक थी जब तक हम वहां से खुद नहीं भाग गए। उस वक्त मुझे अंदर से कैसा लग रहा था वो मैं आपको बता ही नहीं सकता, बहुत ही ज्यादा डर। बाद में हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम लोग इस बारे में अपने घर पे नहीं बताएंगे, वरना हम शायद बहुत परेशानी में पड़ जाते। लेकिन उसी रात में मैं सपने में उसी जगह पर था और उसी जगह का सपना देखते हुए मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। सोने के बाद जैसे तैसे शायद रात के 3 बजे होंगे कि अचानक से मेरी आंख खुलती है। पहले ही बता दूं, मेरी आंख किसी आवाज की वजह से नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसी फीलिंग की वजह से खुली थी
कि मुझे कोई देख रहा हो, और मेरी नींद बहुत ही ज्यादा हल्की भी थी। अभी मेरी आंखें धीरे से खुल ही रही थी कि तब मेरी नजर गई मेरे बेड के साइड की तरफ, उस साइड की तरफ जहां मेरे पैर थे। मेरे होश ही उड़े रह गए। मैंने देखा कि मेरे बेड के ठीक सामने वही औरत उसी शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। मेरे दिल की धड़कन एकदम से रुक गई थी। बस भगवान ही बचाता तब तो मुझे। इतना डर कि मैं बस मर ही जाता। दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। अब भी वो औरत बस मुझे ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, कोई भी नहीं, एकदम डेड फेस। मुझे नहीं पता था कि वो वहां पर क्यों आई थी, किस लिए आई थी। मुझे बस इतना पता था, मैं उसे अपने आगे देख पा रहा था और मैं हिल नहीं पा रहा था। बस मेरी आंखें थी जो उस वक्त मूव कर पा रही थी। वो तो बस इतनी हिम्मत न जाने कहां से आई कि मैंने अपने पास रखा ब्लैंकेट सिर्फ अपने मुंह पे रख लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। फिर तो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं ऐसे ही लेटा रहा, बिना सोए, बस अपनी आंखें टाइट से बंद करके। फिर जब सुबह सुबह आंख खुली तो देखा कि वो वहां पर नहीं थी। ये घटना मैंने बस अपने उस दोस्त को ही बताई थी, और हम दोनों ही क्योंकि उस वक्त छोटे थे तो बस बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन किसी को बताना नहीं चाहते थे। उस दिन के बाद से मैंने उस शादी के जुड़े वाली औरत को कभी भी नहीं देखा, और मैं चाहता हूं कि कभी देखूं भी ना। इस घटना के बारे में मैंने कुछ और लोगों को ही बताया है और उनसे इस बारे में पूछा कि क्या उनके पास कोई रीजन है ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन कोई भी मुझे ठीक से जवाब नहीं दे पाया। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उसका इंटेंशन कोई खतरनाक नहीं था, वरना मेरे घर तक आकर उसने मुझे बिना कुछ चोट पहुंचाए छोड़ दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। बस उस दिन से मुझे सिर्फ एक ही सीख मिली कि आप छोटे बच्चे हो या फिर एक जवान लड़के, आपको शैतानी चीजों से दूर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली घटना। अब बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी घटना की ओर। ये घटना जिन्होंने हमें बताई है उन्होंने अपना नाम प्राइवेट रखने के लिए कहा है। आइए अब सीधा उनकी घटना को जानते हैं। मैं पुणे का रहने वाला हूं। अपना नाम और बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं ये आज से कुछ सालों पहले की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। उस टाइम पर जो सब कुछ हुआ था वो मानो एक सीक्वेंस में हुआ था, एक ऐसा सीक्वेंस जिससे आज भी मैं खौफ खाता हूं। पहले ही बता दूं, ये पूरी जो भी घटनाएं हैं इनमें आपको रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। उस टाइम पर मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था जेनी। जेनी एक काफ़ी अच्छी लड़की थी। दरअसल वो अनाथ थी और एक पीजी में रहा करती थी। उसे बाइकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक था। दरअसल हम मिले भी इसी वजह से थे। वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी। उस टाइम पर दरअसल मैंने एक कैसीनो में जॉब स्टार्ट करी थी। उसने कहा कि उसे भी वहाँ पर जॉब करने का मन है। मैंने कहा ठीक है, तुम अप्लाई करके देख लो। और उसने जब वहाँ पर अप्लाई करा तो उसे भी वहाँ पर जॉब मिल गई, पर उसकी जॉब दूसरे डिपार्टमेंट में थी। वो लड़की एकदम खुशमिजाज थी। कभी भी वो बेशक खुद सैड रहे लेकिन वो बाकी सबको हमेशा हंसाने की कोशिश करा करती थी। उस कैसीनो में हम दोनों ने 1 साल तक साथ में काम किया और 1 साल बाद उसे उस कैसीनो में गेमिंग ऑफिसर बना दिया गया। वो अपने प्रमोशन से बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका मानना था कि उसे जल्दी ऐसे करके काफ़ी सक्सेस मिल जाएगी, और मैं भी यही चाहता था। वो हमेशा मुझसे ये भी कहा करती थी कि अगर वो एक बार ऊपर के ऑफिस में घुस जाएगी तो वहाँ पर धीरे धीरे मुझे भी अपने साथ जॉब पे रख लेगी। उसकी बातें सुनकर कभी कभी मुझे बहुत ही हंसी आती थी। मैं दरअसल फ्लोर बेस पे काम करता था, लेकिन उसके प्रमोशन के कुछ टाइम बाद उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया।
स्टार्टिंग में तो कई लोगों ने नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने इस बात को नोटिस कर लिया था। वो जब सुबह सुबह ऑफिस में आती तो काफ़ी थकी हुई सी दिखाई देती थी और उसका बिहेवियर भी बहुत ही ज़्यादा चेंज था। एटलीस्ट पहले से तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि अचानक से वो बातों के बीच में ही एकदम चुप हो गई और बस घूरने लगी मुझे। वो काफ़ी देर तक जब घूरने लगी तब जाकर मैंने ये नोटिस करा कि वो एक्चुअली में मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे कुछ देख रही है। मैंने जैसे ही ये नोटिस करा मैं फौरन पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। थोड़ी देर में वो अचानक से नॉर्मल हो गई और पता नहीं क्यों मैंने उससे इस बारे में सवाल नहीं पूछे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। हद तो तब हो गई जब वो एक दिन ऑफिस में 2 घंटा लेट आई थी। कैसीनो के जो दूसरे बड़े ऑफिसर्स थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और उससे ज़्यादा परेशान मैं हो गया था उसकी हालत देखकर। दरअसल उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे लग रहे थे, आंखें उसकी थोड़ी रेड सी हो चुकी थी और बाल एकदम बिखरे हुए थे। जब हमारे सुपीरियर ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि वो पिछली रात बाहर थी, और जब वो नीचे मेरे पास आई तो उसने मुझसे कहा वो वर्क के बाद मुझसे बात करना चाहती है। उस दिन शाम को हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले और उसने उसके बाद मुझे वो सब बताना शुरू करा जो कि उसके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा था। स्टार्टिंग में उसने मुझसे बस इतना कहा, मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्टार्टिंग में तो वो काफ़ी ज़्यादा बता ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर काफ़ी देर तक जब उसने एक्सप्लेन करा तब जाकर मुझे ठीक से समझ में आने लगा। उसने कहा इन सब चीज़ों की स्टार्टिंग बस एक आवाज़ से हुई, एक आवाज़ जो कि उसे डेली रात में अपने घर में आती। वो उस आवाज़ को बता नहीं सकती कि वो किस तरीके की आवाज़ थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता चीज़ें अजीब होने लगी। वो जो अजीब सी आवाज़ें थीं वो आना और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आती रहती। जैसे ही वो रात में घर में आती या फिर जैसे ही सुबह बेड पे से उठती। और हद तो तब हो गई थी जब उसने बताया कि ये सारी आवाज़ें उसे अब ऑफिस में भी सुनाई देने लगी थी। उसका जो डेस्क था वहाँ पर वो जैसे अपना सामान छोड़ के जाती थी, अगले दिन सुबह उसे काफ़ी ज़्यादा अलग हालत में मिलता था वो सामान। वो सोचती थी कि कोई इसके साथ मजाक कर रहा है और इसीलिए उसने कई लोगों से पूछा भी, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इस बात को माना हो। एक बार तो जब वो हॉलवे से जा रही थी उसे अचानक से अपने कंधे पर किसी का हाथ फील हुआ, बट हैरानी की बात यह थी कि उसके आसपास वहां पर कोई भी नहीं था उस टाइम पर। वो कहती थी कि जब वो रात में एकदम सुनसान रास्ते से जाती है तब भी उसे किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ें आती है एकदम उसके पीछे, लेकिन वहां पर कोई भी कभी नहीं रहता। इसी वजह से उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। और फिर उसने बताई उस दिन वाली बात, जिसे सुनकर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा डर लगा। उसने दरअसल बताया कि उसे वॉशरूम जाना था उस दिन। वो उस टाइम पर कैसीनो में ही थी, तो वो अपने ऑफिस के पास वाले ही वॉशरूम में गई थी। तो उसने बताया कि जिस टाइम पर वो वॉशरूम के अंदर थी तब वॉशरूम के गेट पर किसी ने नॉक किया। उसने बदले में डोर पर फिर से नॉक किया ताकि बाहर जो भी हो उसे पता लग जाए कि अंदर वो है। थोड़ी देर तक शांति हो गई, लेकिन फिर से बाहर जो भी चीज़ थी उसने एक बार फिर से नॉक किया, और इस बार एक बार नहीं बल्कि 2 बार नॉक किया। उसने इस बार बोलकर कहा मैं अंदर हूं अभी। लेकिन ये सुनने के बाद वो बाहर जो भी कुछ था उसने जोर जोर से उस डोर पे हाथ मारना स्टार्ट कर दिया। वो पहले तो बहुत ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर उसे बहुत जोर से गुस्सा आया। उसने कहा कि वो बस दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी पहले तो वो आवाज़ बंद हो गई, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसने कहा वॉशरूम का जो लॉक डोर था वो खुद ही खुलने लगा। फिर उसके बाद जन्नी ने एकदम झटके के साथ उस गेट को धक्का मारा ताकि वो झट से खुल जाए, लेकिन जैसे ही गेट खुला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो वहाँ से जल्दी से जाना चाहती थी, तो वो बेसिन के पास गई, लेकिन इससे पहले वो वहाँ पर पहुँचती उसने कुछ ऐसा देख लिया जो कि शायद कोई भी देखकर जिंदा रहने से डरने लगे।
उसने देखा कि वॉशरूम के कोने में एक बड़ी सी काले रंग की आकृति खड़ी थी, जो कि दिखने में काफी हद तक इंसान जैसी ही लग रही थी, लेकिन इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। उसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई। उसने ये भी बताया कि उसने ऐसी ही चीज एक बार पहले भी देखी थी। जब वो एक दिन रात में सो रही थी, तब अचानक से उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा कि वो उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई तो है। फिर उसकी नजर बस जब रूम के साइड में गई तो उसने देखा वही बड़ा सा काला साया, जिसकी आंखें एकदम सफेद रंग से चमक रही थी, वो उसके पास आ रहा था। वो बहुत ही जोर से अपनी आंखें बंद करी और जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत लगा के चिल्लाने की कोशिश करी और आखिरकार चिल्ला दी। फिर अचानक से उसकी बॉडी हिलने लगी और वो फौरन बेड पे से उठ और लाइट जलाने के लिए जाने लगी। लेकिन वो जो बड़ा सा काला साया था वो धीरे धीरे चलकर बेडरूम के दरवाजे के पास आ गया। वो इतनी ज्यादा डर गई कि वो फौरन पास वाली अलमारी को खोलकर उसके अंदर चली गई। उसके बाद उसे रूम में कई चीजों के इधर उधर हिलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गेट खोलकर देख सके। उसे नहीं पता चला कि वो कब वहां पर सो गई, और जब वो सुबह उठी तो उसका रूम काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। वो इसी वजह से उस दिन ऑफिस में लेट आई थी। ये सब बातें जब उसने मेरे से बताई तो हम दोनों ने ही मिलकर फैसला किया कि वो अगले एक हफ्ते के लिए मेरे घर पर रुक सकती है। और ये आइडिया था भी एकदम अच्छा, क्योंकि एक हफ्ते जब तक वो मेरे घर पर रही तब तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल हो गया हो। लेकिन फिर उसने कहा कि अब एक हफ्ता हो गया है और शायद अब वो चीज वापस से ना आए और सब कुछ अब शायद ठीक है, इसीलिए मुझे अब वापस अपने घर जाना चाहिए। और वही वो दिन था, उसकी मौत का दिन। जिस दिन उसकी डेथ हुई वो दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा रहस्यमयी और अजीब सा रहा, और इतना डरावना कि पूछिए ही मत। दिन एकदम नॉर्मल था। सुबह 8 बजे मैं कैसीनो पहुंच गया था और 9 बजे जेनी वहां पर आ गई थी। सब कुछ ठीक था और 12 बजे के बाद हम दोनों ने लंच किया। लंच के टाइम पर ही जेनी ने मुझसे कहा कि वो अपने घर वापस जाना चाहती है, क्योंकि पिछला हफ्ता काफी शांति से बीता है। उसके बाद हम वापस से अपने अपने काम में लग गए और काम करने के करीबन 1 घंटे बाद ही मुझे मेरे बॉस का कॉल आया कि मुझे आज एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स बहुत कम थे आज। और उन्होंने ये भी कहा कि इफ मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेता हूँ तो मुझे अगले दिन की छुट्टी मिल सकती है। इसीलिए मैं मान गया। उसी दिन जेनी को भी कुछ घंटे और रुकने के लिए कहा गया, क्योंकि उसके भी कोवर्कर्स शायद वहां पे कम थे। वो भी मान गई। उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग पूरे टाइम आती रही, मानो मुझे कोई लगातार देख रहा हो। एक्चुअली देख नहीं, ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई बार बार घूर रहा हो। जेनी से जब मैंने इस बारे में बात करी तो उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर से कोई बर्डन एकदम हल्का हो गया हो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही है। धीरे धीरे टाइम बीता और मेरी अगली शिफ्ट स्टार्ट हो गई। पता नहीं क्यों मेरे कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरे साथ आज कुछ अजीब सा लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेनी एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। जेनी की शिफ्ट रात में तकरीबन 11 बजे उस दिन खत्म होने वाली थी, तो जाने से पहले वो मेरे पास आई और मुझे बाय कहकर वहां से जाने लगी। तो उसके तकरीबन 1 घंटे बाद 12 बजे के बाद घर जाना था। वो बहुत ही खुशी से वहां से गई थी। उसने कहा कि मैं घर जाकर तुम्हें कॉल कर दूंगी। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे वॉशरूम जाना था, इसीलिए मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। वॉशरूम यूज करने के बाद लेकिन जब मैं वहां से निकला तो मैंने देखा कि सबसे साइड वाले स्टॉल में एक बड़ा सा काला साया खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें एकदम चमक रही थी।
एक सेकंड को तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैंने एकदम से अपनी पलकें झपकाई और फिर से देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं वहां पर एकदम जम के खड़ा हो गया, ये सोच रहा था कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने अपने फोन निकाला और टाइम देखा, 11:20 हो रहे थे। मैंने फोन अपनी पॉकेट में रखा और एक बार फिर से वहां से जाने के लिए जैसे ही मुंह उठाया तो काला साया एक बार फिर से मेरे सामने ही था। इस बार मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और सीधा वहां से गेट खोलकर भाग गया। मैंने वहां से निकलते के साथ ही जेनी को कॉल कर दिया, लेकिन जेनी ने कॉल नहीं उठाया। मैंने जैसे तैसे करके अपनी शिफ्ट पूरी करी और उसके बाद अपने घर चला गया। मैंने फिर से जेनी को कॉल किया, लेकिन उसने फिर भी कॉल नहीं उठाया। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैं सो ही गया और सुबह सुबह मेरे पास मेरी बहन की कॉल आई। दरअसल उसका जो पति था वो उस डिपार्टमेंट में जॉब करता था जो कि किसी भी एक्सीडेंट कॉल को पिक करते हैं। वो मुझे और जेनी को बहुत ही अच्छे से जानते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें कॉल आई थी जिसमें उन्हें पता चला कि जेनी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। उसकी लाश उसकी गाड़ी से तकरीबन 40-50 फीट दूर मिली है, जिसकी गर्दन टूटी हुई है। उसकी बॉडी को वहां से रात में ही कवर कर लिया गया था और पोस्टमार्टम भी हो चुका है। उसकी बॉडी में कोई भी अल्कोहल, कोई भी ड्रग्स नहीं मिले हैं। ये बस समझ में नहीं आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, मुझे बहुत ज्यादा डर सा लगने लगा। सच बताऊं तो अगले कुछ हफ्तों तक जेनी मेरे सपने में आकर मुझसे बात करती थी। वो हमेशा बात क्या, सिर्फ मेरे सपनों में आकर मेरे पीछे की तरफ इशारा करती थी और जब भी मैं पीछे देखता तो मुझे वही काला साया दिखाई देता था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि वो कैसा दिखता था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक ड्राइंग बनाने की कोशिश करी है और वो ड्राइंग मैं आपको दिखा सकता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जेनी का एक्सीडेंट जिस टाइम हुआ था वो था 11:20। ठीक वही टाइम जब वॉशरूम के अंदर मुझे वो भयानक चीज दिखी थी। अब मैं आपको वो ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाई है उस चीज की। ये सब कुछ हफ्तों तक ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद एकदम से सब कुछ बंद हो। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या था, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था उस टाइम पर। बस मैं यही जानता हूँ। इस घटना के बाद मैंने उस कैसीनो से जॉब छोड़ दी थी और वहां से एक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया था। लेकिन जेनी के बारे में याद कर मुझे आज भी रोना तो आता ही है, लेकिन जो डर लगता है उसे मैं आपको नहीं बता सकता।